ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है और कॉम्प्लिकेटेड भी चीज़ है, दोनों चीज़ें हैं वो एक्चुअल में। जो हम लास्ट क्लास में करके आ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, वो भी स्टोइशियोमेट्री के अंदर ही आएगा और इसके आगे भी जो भी हम करने वाले हैं वो सब भी स्टोइशियोमेट्री के अंदर ही आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। लाइक अगर मैं वाटर का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, तो वाटर है मेरे पास ऐसे, अब मेरे पास वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। वही अगर मैं मान लो एक और सिंपल सी एक रिएक्शन ले लेता हूं, N2 + H2 गिव्स NH3। बहुत ही सिंपल रिएक्शन लिए मैंने सिर्फ समझने के लिए। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या बताती हैं, तुम्हें पता है कि ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। 10th क्लास में तुम लोगों ने बैलेंसिंग पढ़ा होगा कि पहले इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या मतलब, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने 4 हो गए, तो 4 की वजह से अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। और अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो। ये सिंपल बैलेंसिंग है जो कि 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ी थी। बट ये जो बैलेंसिंग है ये क्या दिखाती है, ये क्या बताती है हमें, यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये नंबर्स नहीं है, ये बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। पहले तो ये बताता है कि मुझे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए रिएक्ट करवाने के लिए, किससे, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से। और जब इन दोनों को मैं रिएक्ट करवा दूंगा तब जाके मुझे 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, किसके, वाटर के, जब मैं इन दोनों का रिएक्शन करवा दूंगा। इस रिएक्शन का ये मतलब है, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके 2 वाटर देंगे, ये कहने का मतलब है। सेम तरीके से यहां पे भी 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसके साथ, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, तब जाके मुझे 2 क्या मिलेंगे, NH3 अमोनिया मिलेगा। समझ में आ गई बात, यानी 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलके क्या देंगे, 2 अमोनिया देंगे। ये इस रिएक्शन के कहने का मतलब है, बड़ी सिंपल बेसिक सी बात है। तो स्टोइशियोमेट्री है क्या, स्टोइशियोमेट्री कुछ भी नहीं, जो भी अभी हम इतना समझ लो कि जब भी हम रिएक्शन से डील करते हैं, रिएक्शंस की कैलकुलेशन से डील करते हैं, बेसिकली उनकी कैलकुलेशन से, उनके नंबर्स से डील करते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं, या फिर कह सकते हो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बोल सकते हैं। और ये मैं पहले बता दूं, आज की क्लास में सिर्फ एक तरीके से समझ लेना इंट्रोडक्शन होगा, आगे पिछली क्लास में एक तरीके से समझ लो ये शुरू हो गया था और अभी भी आगे ये चलेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं, इसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ये स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की एक तरीके से शुरुआत है। अब इसमें और भी छोटी मोटी बातें पहले मैं वो तुम्हें अच्छे से बता देता हूं। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर सिर्फ ये नहीं बताते कि तुम्हें क्या नाम है, कितने मॉलिक्यूल चाहिए वगैरह वगैरह, इनके और भी मतलब है। ये जो 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, इनके और भी मतलब है, और वो क्या है, ये बताते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट। ये इनका जो नाम है, इनको हम स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। यानी ये जो ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 लिखा है, वो भी एक स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट है। यानी इन मॉलिक्यूल्स के आगे रिएक्शन के समय रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सामने जो हम नंबर लिखते हैं, ये जो रिएक्ट कर रहे हैं इनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो बन रहा है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये जब लिखा जाता है तो इनको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट। तो तुम्हें बोला जा सकता है एग्जाम में वगैरह वगैरह, सिर्फ एक स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट नहीं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तुम लोग को याद होगा, x के आगे अगर 3 लगा दें, y के आगे 4 लगा दें, तो इसको भी हम कोफिशिएंट बोला करते थे मैथ में। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, समझ में आ गई बात। बट इसका एक और मतलब है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और यही सबसे मेन मतलब है। यहाँ पे जो 2 है, 1 है, 2 है, 1 3 2, यहाँ पे ये चीज जो है वो ये सिग्निफाई कर रही है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे 2 चाहिए, इसका 1 चाहिए, इसके 2 मिलेंगे। इसका मुझे 1 चाहिए, इसके 3 चाहिए, तो इसके मुझे 2 मिलेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स है, और सारी की सारी कहानी नंबर ऑफ मोल्स से ही जुड़ी हुई होगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स क्लियर नहीं है तो पहले पीछे वाला देख लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स क्लियर है तो फिर उससे और ज्यादा चीजें जुड़ने वाली हैं, तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। आज की क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट को नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें और टॉपिक्स जोड़ने जरूरी हैं। हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हें ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। पहले इतनी बात तुम्हें समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो एक सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के, बट अभी पढ़ा है उस हिसाब से एक सिंपल ये न्यूमेरिकल इनफ है। जैसे यहाँ पे बोला गया कि हाउ मच कॉपर विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट ऑफ दिस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कॉपर सल्फेट का 100 ग्राम प्रेजेंट है, उसमें से कॉपर मुझे कितना मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें समझना है तो बड़े सिंपल
सिंपल तरीके से समझ सकते हो। चलो मान लो कि एक मिक्सचर है, मान लो बनाना शेक है, ठीक है, तो बनाना शेक है, किसी भी चीज का शेक है, उसमें तुमने दूध डाला, केला डाला, पीनट बटर डाला, मिक्स कर दिया। अब मान लो वो मिक्स करके सिर्फ तुम उसका सिर्फ 100 ग्राम लाए। अब 100 ग्राम लेके आए और बोला बताओ इसमें बनाना कितना होगा। तो अब ये चीज अगर तुम्हें बतानी पड़ जाए तो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल ट्रिक ये इस्तेमाल करो कि देखो ऐसा समझ लो, अगर तुम मान लो तुम्हारे पास 1 मोल CuSO4 प्रेजेंट हो, अगर तुम्हारे पास 1 मोल CuSO4 प्रेजेंट हो तो इसके 1 मोल में कॉपर कितना है, कॉपर भी कितना है, 1 मोल ही कह सकते हो, ठीक है। 1 मोल कॉपर मतलब अगर तुम 1 मोल पूरे का उठाओगे तो उसमें सल्फर का भी 1 मोल ऑक्सीजन के एक तरीके से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बट कॉपर 1 ही मोल है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि इसका 1 हिस्सा उठाओगे तो कॉपर का भी तुम्हें 1 हिस्सा मिलेगा, ऐसा कह सकते हो, है कि नहीं। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि तुम अगर एक क्या नाम है ग्लास बनाना शेक उठाते हो तो उसमें तुम्हें 1 केला मिलेगा, ऐसा कह सकते हो। बिल्कुल यही वाली बात है। और ऐसे 2 चम्मच या कुछ चम्मच पीनट बटर हो गया, तो वही है, मिक्स करने का तरीका हो गया। ये तो अपना अपना एग्जाम्पल वाली बात है। अब 1 मोल CuSO4 का मतलब क्या है कि उसमें मास कितना होगा, तो पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो 1 मोल का क्या मतलब होता है, तुम लोग को याद ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, हाँ या ना, ठीक है ना। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। गिवन मास को हम W से लिखते थे, तुम लोग को याद होगा। अब सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे पास 1 है और मुझे मास निकालना है एक तरीके से, तो मोलर मास तो मैं निकाल सकता हूँ, सिंपल सी चीज है। कैसे, 63.5 कॉपर के लिए प्लस सल्फर के लिए 32 और ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4, 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन मेरे पास कितने, 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, ये आएगा 159.5 ग्राम। अब ये आ गया हमारे पास एक तरीके से गिवन मास, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 1 मोल CuSO4 हो तो उसमें इतना ग्राम उसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कॉपर कितना होगा, अब कॉपर निकालना है तो कॉपर 1 मोल देख लेंगे, और कॉपर 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 63.5 ग्राम ही तो हो गया, और क्या 63 पर। अब मैं ये कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम खुद भी समझो कि यानी 1 कॉपर है, 1 कॉपर का मतलब 63.5 ही तो होता है। बट फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या मतलब। अगर मैं 1 मोल कॉपर की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1, गिवन मास तुम्हें निकालना है, और मोलर मास की वैल्यू कितनी है, 63.5। तो गिवन मास कितना आ गया, 63.5 ग्राम, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ CuSO4 में 1 मोल ऑफ कार्बन होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो 159.5 ग्राम CuSO4 में 63.5 ग्राम कॉपर होता है, ऐसा भी बोल सकते हो, है कि नहीं। बोलने का तुम्हारा तरीका है। इतने ग्राम में मतलब इतना ग्राम इसके में, इतना ग्राम ये प्रेजेंट है, ठीक है। बट अब यहाँ पे पूछा गया है तुमसे 100 ग्राम में निकालना है। किस में निकालना है, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में निकालने के लिए ना एक बचपन में हम तरीका करते थे, यूनिटरी मेथड। अगर तुम लोग को यूनिटरी मेथड आता है तो ठीक, नहीं आता तो मैं समझा दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। बट वो यूनिटरी मेथड करते थे ना, उसी से हो जाएगा। ऐसा होता था ना कि जैसे हमारे पास अगर मान लो कि बोला जाए, ऐसे मान लो कि 12 केले मान लो कितने रुपए के हैं, 60 रुपए के हैं, ठीक है। तो बताओ कि फिर चलो 5 केले का कॉस्ट बताओ। तो ये बताने के लिए तुम थोड़ी सी मेहनत क्या करते थे कि हाँ, अगर 60 केले कितने रुपए के हैं, 12 रुपए के हैं, ठीक है। तो फिर 5 केले कितने होंगे, 60 को 12 से डिवाइड किया, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक छोटा सा तरीका अपनाते हो, है कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा इससे। खैर ये तरीके से अच्छा है, इस तरीके से बढ़िया है, मतलब इस तरीके से बढ़िया है, यही तरीका है, इसी तरीके को लगा के हम आंसर निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम यूनिटरी मेथड लगा दोगे कि अगर मान लो मेरे पास 63.5 ग्राम प्रेजेंट है अगर 159.5 ग्राम में, ठीक है। तो ये हो गया कि क्या, एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हो कि क्या नाम है, इतना ग्राम प्रेजेंट है इतने में, तो 100 में कितना प्रेजेंट होगा, मल्टीप्लाई कर दो। 100 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। सेम बिल्कुल वही मेथड कि कैसे, अगर क्या नाम है 60 रुपए के 12 केले आते हैं तो फिर 5 केले कितने रुपए के आएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हो। वही सेम एग्जैक्ट तरीका है, 1 पैसे का फर्क नहीं है, देख सकते हो, है कि नहीं। तो फिर 12 कितने होते हैं, 12 के टेबल में 60 कितने बार में आ जाएगा, 5 5 5 25। तो 5 केले कितने के आ जाएंगे, 25 रुपए के, यानी 1 केला कितने का है, 5 रुपए का। ये बात हमें ऐसे पता चल जाती है कि नहीं। तो अगर इस चीज को दूसरे तरीके से समझना है तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कि 63.5 ग्राम इतने में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके 1 ग्राम कितने, उसका 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा,
बस इसके आगे तो सिर्फ उसके बाद कैलकुलेशन ही, और कैलकुलेशन कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो कि फाइनली कितना आ रहा है 39.81 ग्राम्स आ गया। आगे कि नहीं आ गया? तो क्या कहने का मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें अगर देखा जाए, ना तुम्हें ये करने की जरूरत थी ना ज्यादा ये करने की जरूरत थी, सिर्फ यही एक चीज थी जो समझने की बात थी। 63.5 अपॉन में 159.5 इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि हमें 100 ग्राम प्रेजेंट है, वही केले वाला हिसाब। तो खैर ये बहुत इजी सवाल है और ऐसा क्वेश्चन चांसेस कम है कि एग्जाम में। इसके बाद जो हम करने वाले यानी अगली क्लास से जो करेंगे वो क्वेश्चंस आते भी हैं पेपर में और वो मजेदार भी बहुत होते हैं और उनमें चीजें भी बहुत सारी इंक्लूडेड होती हैं, तो वो करेंगे, वो ज्यादा बढ़िया है। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।